तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। ठीक है। और इस लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो जनरली दो टॉपिक पे। और एक और बात, पिछले लेक्चर में मैंने लास्ट में जो है थोड़ी सी ग्लिच की वजह से सही से नहीं हो पाया था, किस कोई ग्लिच आ गया था, तो मैं लास्ट के जो 5 मिनट था उस वहीं से फिर से दोहरा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो मैं लास्ट क्लास में कॉमन टर्म्स ऑफ एपीज के बारे में समझा रहा था और प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्वेश्चंस। और आज का टॉपिक है हमारा मेनली, आज का टॉपिक में मेनली हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। और सारे जो क्वेश्चन होंगे वो एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके होंगे, वो सारे होंगे। और आज हम मतलब वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 नंबर में आते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो कॉमन टर्म्स ऑफ एपीज में मैंने आप लोग को 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, और इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना होगा। याद रखने से अच्छा है कि आप लोग समझ लीजिए। तो पहला पॉइंट ये था हमारा कि ना, पहला पॉइंट हमारा ये था कि जो सब कोई, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन आया कि दो एपी दे देगा, बोलेगा इसमें से कॉमन टर्म्स निकालो कितने हैं, या फिर कॉमन टर्म्स बताओ कितने, कैमा मतलब फिफ्थ कॉमन टर्म क्या होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बना के वो पूछ सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो पहला कॉमन टर्म जो होगा आपको बाय ऑब्जर्वेशन निकालना होगा। जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल समझाया था, जैसे एक एपी है, एक एपी है। तो पहला कॉमन टर्म साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 8 और इसमें 8 दोनों में कॉमन है। ठीक है ना। तो पहला, और हमारा पहला स्टेटमेंट यही है कि पहला कॉमन टर्म आपको बाय ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब जो दूसरा कॉमन टर्म है, ना, अब उसके लिए क्या करना होगा, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि जो कॉमन टर्म्स आएंगे दोनों एपीज के, वो भी एक नया एपी बना रहा होगा। ठीक ना, वो भी एक नया एपी बना रहा होगा। ठीक है। तो अब जब इन दोनों के कॉमन टर्म्स मिलके एक नया एपी बना रहा है, इट मीन्स कि उसका कुछ कॉमन डिफरेंस होगा। तो उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले, उसके लिए थर्ड स्टेटमेंट पढ़ना है। जो कॉमन डिफरेंस होगा नए एपी का, वो गिवन एपीज के जो कॉमन डिफरेंस है उनका एलसीएम लेने से आएगा। थर्ड लाइन हमारा यही कह रहा है, जनरली थर्ड लाइन हमारा यही बात बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस 3 और इसका कॉमन डिफरेंस 4 है। तो जो नया एपी बन रहा होगा उसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों कैल्शियम होगा। 4 और 3 कैल्शियम 12 आएगा। तो इट मीन्स ये जो कॉमन एपी हमारा बन रहा होगा उसका फर्स्ट टर्म तो ऑब्जर्वेशन से निकाले 8, और ये कॉमन डिफरेंस इन दोनों दिए गए दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस कैल्शियम होगा, तो वो 12 आया। तो 12 है, और ये एपी साफ साफ लिख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये कहता है कि जो लास्ट टर्म होगा वो नए एपी का, जो लास्ट टर्म होगा नए एपी का, वो लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपीज में जो छोटा होगा उसके बराबर या उससे छोटा होगा। अब इसका लॉजिक इसके पीछे ये है कि आप इस दोनों में निकाल के आ रहे हैं एक्चुअली में कॉमन टर्म्स। ठीक है। अब कॉमन टर्म्स इसमें ये 65 पर आकर एंड हो गया और ये 84 तक गया। तो 65 के बाद कोई भी टर्म इस दोनों में कॉमन हो ही नहीं सकता। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लास्ट टर्म जो कॉमन होगा वो 65 हो सकता है। इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि इस कॉमन एपी का जो लास्ट टर्म हो सकता है मे बी 65 हो भी सकता है, नहीं भी। इसलिए हम लोगों ने लास्ट टर्म टी एन ऑफ कॉमन एपी, चाहे नए एपी जो बोल लीजिए आप उसको, 65 के बराबर या उससे छोटा माना। अब टी एन का फार्मूला पुट किया यहाँ पे, जो कि आप लोगों को मैं पिछले कुछ लेक्चर्स में सिखाया हूँ। आई थिंक सेकेंड या थर्ड लेक्चर में इसके बारे में मैंने बात की है पूरी डिटेल में। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो उसका फार्मूला लिखा, ए और डी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा था। ए हमारा ये रहा, ये रहा, और कॉमन डिफरेंस ये रहा। उसका वैल्यू हम लोगों ने पुट किया, उसके हिसाब सॉल्व करते गए तो पता चला कि एन जो है वो 5 पॉइंट समथिंग से जो है वो छोटा है। ठीक है। अब चूंकि एन जो है क्या है, एक तरह से हम गिन रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी इन डेसिमल्स। ठीक है। तो इसलिए 5 पॉइंट समथिंग से जस्ट छोटा इंटीजर हमारा 5 होगा, इसलिए हमारा आंसर जो आता है यहाँ पे 5 आएगा। यानी पूरा कॉमन इस दोनों में, जो इस दोनों एपी में जो कॉमन टर्म्स होंगे वो 5 कॉमन टर्म्स होंगे। ठीक है।
आइए हम लोग फिर से इस तो कल मैं बता रखा था, इसलिए उसको जल्दी जल्दी किया। अब एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना है, मान लेते हैं जो नया एपी आएगा दैट विल बी, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क हो गया, ठीक है ना। अब जो नया एपी आएगा उसको मान लेते हैं एपी डैश, ठीक है। अब ये जो एपी डैश होगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिए ताकि आप लोगों को दिखाई भी दे, दैट्स बेटर, ठीक है। अब जो एपी डैश होगा उसका फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, उसका फर्स्ट टर्म बाय ऑब्जर्वेशन, और हमको साफ साफ दिख रहा है कि 9 जो है यहाँ भी है और 9 इसमें भी है, हालांकि उससे पहले कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो 9 विल बी आवर फर्स्ट कॉमन टर्म ऑफ न्यू एपी। अब इसका डी क्या है, इसमें अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकाले, D1 मान लेते हैं, और इसके कॉमन डिफरेंस को यदि हम लोग D2 मान लेते हैं, है यार बड़ा चोचला है ये, लेकिन इसके कॉमन डिफरेंस को हम लोग यदि D2 मान लेते हैं, ठीक है, वो किसके साफ साफ दिख रहा है, इसमें D18 है, कोई दिक्कत नहीं है, 27 माइनस, और इसमें D4 है, ठीक। तो अब इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तो वो होगा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, D1 एंड D2। अब D1 क्या है हमारे पास, D1 है हमारे पास 18 और D है 4, तो इसका जो एलसीएम आएगा डैट इज गोइंग टू बी 36, ठीक है। अब एलसीएम का 36 आया, फर्स्ट टर्म 9 है, डी फर्स्ट टर्म 9 है, डी 36 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है 45, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डैश 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 बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, फिर से फोर्थ टर्म समझाता हूँ। देखिए ये 97, ये एपी का लास्ट टर्म 97 है, और ये एपी का लास्ट टर्म 189 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो 97 के बाद 98, 99, 90, 100, ये कॉमन टर्म हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें वो आ ही नहीं रहा है इसके बाद। तो हमारा जो इसका जो लास्ट टर्म होगा, इस एपी का जो लास्ट टर्म होगा, डैट में भी 97 और या फिर उससे छोटा हो सकता है, क्योंकि 97 भी कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों चांस है। तो लास्ट टर्म जो होगा ऑलवेज, वही फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि जो दोनों टर्म्स के लास्ट टर्म, दोनों दिए गए एपी के जो लास्ट टर्म है उसमें जो छोटा होगा उसके बराबर या उससे छोटा होगा। तो टी एन इज इक्वल्स टू, नहीं ऐसा कुछ, टी एन इज लेस देन और इक्वल टू 97। अब टी एन का फार्मूला कितने लेक्चर से बताते आ रहा हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन इक्वल टू 97, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ से अगर ए और डी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आया था 9, ठीक है, 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आया था 36, दैट इज गोइंग टू बी 90 लेस देन इक्वल्स टू 97। अब उधर जाएगा 9 घटाएंगे तो आएगा 89, 89 जाएगा तो 36, एन माइनस 1 लेस देन 2 पॉइंट समथिंग आएगा, डैश डैश 2 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ से एन बोल सकते हैं, ये 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट से सबसे छोटा इंटीजर कौन होगा, फिर से एन इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर ही एन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, एन इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा एडजस्ट ताकि जगह बन जाए, हाँ चलिए इधर देखिए, सॉरी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये आया, अब यहाँ पे हम लोग का एन का वैल्यू 3 आया, यानी इस पूरे टर्म में मैक्सिमम, इस पूरे में कितना कॉमन टर्म्स होंगे, इस पूरे में, सॉरी इस पूरे में जो होगा हमारे पास वो 3 कॉमन टर्म्स है, 3 कॉमन टर्म्स। और साफ साफ आप लोग देख भी सकते हैं 45 और 36 में अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 81। तो यही तीन जो होगा इस दोनों में एपी में कॉमन टर्म होगा, ठीक है। और आप लोग के लिए एक एग्जांपल घर से, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा।
ठीक है, ट्राई एट होम, ट्राई एट होम। ठीक है, घर पे ट्राई कीजिएगा। मैं इसको भी फिर से एक्सप्लेन करूँगा ताकि मैं बार बार ये लेक्चर बार बार कॉमन टर्म्स ऑफ एपीज के बारे में क्यों बता रहा हूँ। हर एक लेक्चर में थोड़ा थोड़ा बताया, इसमें भी बताया फिर से, ताकि आपको ये रिवाइजन होते रहे और याद हो जाए एक तरह से क्या क्या करना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आज हम लोग का जो आएगा वो PYQ सेशन आएगा जनरली। तो PYQ सेशन में कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगा, कुछ क्वेश्चंस आपको करके लाने के लिए दूंगा, क्योंकि उसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो मेरे करवाने से ज़्यादा अच्छा होगा कि उस सिमिलर क्वेश्चन उस तरह का आया तो आप लोग ट्राई करिएगा, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग उस तरह से कीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में जब सेम उसी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले इसका एक काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं। कलर इसका और इसका आई थिंक इसको पिंक कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है फाइंड 17th टर्म फ्रॉम इंड। देखिए अब यही बात मैंने कल बताया था आपको, इस शुरुआत से मतलब अंत से निकालने के लिए बोलेगा। बहुत बच्चे अपने पास फाइंड 17th टर्म एपी देखेगा, डायरेक्ट क्या करता है वो गलती पढ़ने में मिस्टेक करता है और स्टार्टिंग से निकाल कर चले आता है। क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है कि फ्रॉम इंड बोला है। ठीक है, एपी दे रखा है A और 6, तो एपी देखते ही हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन में लिख लेंगे ए क्या दे रखा है, वी हैव ए इज इक्वल्स टू 1, और डी निकालने के लिए तो डी इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। डी इतना। ठीक है, हम लोग को निकाला लास्ट, तो लास्ट से 70 टर्म निकालने के लिए मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था। ले सपोज लास्ट से 17th टर्म निकालना है, 17th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला बताया था मैंने, एल माइनस एन, बजाते इसको प्रूफ भी किया था प्रीवियस लेक्चर में, इंटू डी। तो एल हमारा क्या होगा, एल हो जाएगा हमारा 17th, और ये लास्ट टर्म 216 है, एल मतलब लास्ट टर्म, माइनस एन 17th निकालना तो 17 माइनस 1, और डी क्या है 5। ठीक है, तो 216 माइनस 16 बचे, 16 5 जा 80 बचेगा यहाँ पे। 216 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 0 जाएगा 6, 11 में से 8 जाएगा 3, तो 136 बचेगा, 136 बचेगा। तो हमारा 136 आंसर होगा। और आप लोगों को लगेगा कि इतना इजी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, जी हाँ पूछा जाता है इतना इजी क्वेश्चन, आप लोगों को हरवाने का कोई ज़रूरी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं लगा, सिर्फ फार्मूला लगा। अच्छा, एक फार्मूला मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, और इसको आप लोग चाहे तो नोट डाउन करके लिख सकते हैं अच्छी तरह से। उसके लिए मेरे पास एक सेकेंड, थोड़ा सा बस समय दे दीजिए। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिए, मैं आप लोग करवाना चाहता हूँ कि ये हाँ लास्ट टर्म, सॉरी, जब भी आए कि लास्ट, सॉरी सॉरी, हाँ क्या था ये क्वेश्चन, हाँ मान लीजिए हम लोग को निकालना है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ये जो होता है इक्वल होता है, ये जो होता है ये इक्वल होता है n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। आप लोगों को बिलीव नहीं होता है तो आई विल शो यू स्टार्ट टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, सॉरी एन यहाँ नहीं होगा, एन की जगह आपने के लिख लिया, के था टर्म, यहाँ पे जो होना चाहिए वो केथ टर्म होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अब इसके बारे में आप लोग यदि देखेंगे तो इसमें एन क्या होगा, एन होगा यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट एपी, के जो टर्म हमको निकालना है, और 1 तो ऐड करना है फॉर्मूला में। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर हम लोग क्या निकालना था, अब देखिए इसी क्वेश्चन में यही फार्मूला फिर से मैं आप लोग को ट्राई करके दिखाता हूँ, इसी फार्मूला की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को
कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये फार्मूला जो है वो सही है। ये फार्मूला क्या है, सही है। एक सेकेंड बस दे दीजिए, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है कि बहुत बड़ा हो गया। ना बड़ा होने का इसका कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, मेथड टू फार्मूला लगाते हैं। पहले सबसे पहले इसमें देखते हैं ईसीपी में टोटल टर्म कितना है। तो लास्ट टर्म हम लोग को दिख रहा है 216। ये मेथड वन था, इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए। ये था मेथड वन। मेथड टू जो हम लोग अभी फार्मूला बताया, उससे भी आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले पूरा टर्म निकालना है, तो एन का वैल्यू निकालना है, मतलब टोटल टर्म्स कितने होगी नहीं। तो टोटल टर्म्स मान लीजिए लास्ट टर्म है यदि हमारा 216 है, तो टी एन एथ 216 के बराबर है। ठीक है, टी एन मतलब हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए वन है, डी तो आपको साफ साफ दिख ही रहा था कि डी हमारा 5 है। तो एन माइनस वन यानी एन का वैल्यू तो पता ही करना है, तो एन माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल्स टू 216। यदि देखेंगे तो एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 215 आएगा। तो ये 343, यानी यहाँ से एन का वैल्यू जो है, यहाँ से जो है एन का वैल्यू, क्या हो रहा है, एन का वैल्यू वो 44 के बराबर आएगा। ठीक है, अब एन 44 आया, हमको निकालना क्या था, सेवेंथ टर्म फ्रॉम लास्ट। तो टी 17th टर्म फ्रॉम लास्ट जो होगा वो, यदि इसको लिखे, एक सेकेंड, 17th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू एन माइनस के फ्रॉम एन माइनस के क्या है, 17th है, तो एन 44 माइनस 17 प्लस 1 फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग का स्पेलिंग मैं जानबूझ के गलत लिखा होता है कि जगह बने। एक सेकेंड, जगह तो है ही, फॉर द डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग यहाँ क्या बता रहा है, फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये आ जाएगा, हमको इसको यदि छोटा करूँ मैं, थोड़ा सा छोटा चाहिए हमको लोगों को, तो छोटा और इधर, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 17th टर्म फ्रॉम लास्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, 44 में से 17 जाएगा, 27 में 1 जोड़ेगा तो 28th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, इट इज इक्विवेलेंट टू 28th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये होगा तो निकाल लेते हैं 28th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग क्या होगा, तो T28 निकाल लीजिए स्टार्टिंग से, तो इट इज़ गोइंग टू बी A1 प्लस 28 माइनस 1 इंटू 5, और साफ साफ दिख रहा है ये भी 136। तो मान आपके पास इस तरह के क्वेश्चन को फार्मूला करने का दो तरीके का फार्मूला है। मैंने साफ साफ इस तरह के फार्मूले को मैंने प्रूफ किया था, इसको मैंने प्रूफ किया था, इसको बिना प्रूफ किए हुए, क्योंकि इसके प्रूफ की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग जान सकते हैं। धन्यवाद, इसके लिए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच, ये जो है ये इसका मतलब बताते हैं इसको। इस क्वेश्चन में जो ये दे रखा है ये है क्या, इट मीन्स कह रहा है कि एक A21 ऐसा कुछ लिख रखा है, इट मीन्स कि किसी एक एपी का 21 फर्स्ट टर्म माइनस सेवेंथ टर्म जो है वो 84 के बराबर है। तो हमको क्या बताना है, सिंपली बताना है ए पी का कॉमन डिफरेंस। देखो A21 है, तो A21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 20D फ्रॉम द, इसको डायरेक्टली लिखना भी आप लोगों को मैंने सिखाया था, या फिर आप जनरल फार्मूला का अप्लाई करके कर सकते हैं। और इसी को क्या लिख सकते हैं, A, क्योंकि से A प्लस 6D दैट इज गोइंग टू बी 84। अब देखिए घटाइएगा तो आएगा 14D इज इक्वल्स टू 84, तो D बराबर 6। ठीक है ना, इसका आंसर 6 है, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
ये फाइंड द, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, बहुत बार। ठीक है ना। तो ये जो एपी हम लोग को दे रखा है वो कुछ ऐसा दे रखा है, इसमें सिंपली क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। √2 √18 √8 है, √8 √18 √18 डॉट 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 10th टर्म निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले ये तो पता है, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए √8 माइनस √2। √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये इसको अगर सॉल्व कीजिएगा प्रॉपरली तो √8 को 4 × 2 लिखा जा सकता है, माइनस √2। ठीक है। और 4 तो बाहर आएगा स्क्वायर रूट के, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कुछ 2 √2 माइनस √2। ठीक है। अब इसमें से अगर कॉमन किया तो क्या है, कॉमन √2 आएगा। ठीक है। यानी हमारा कॉमन डिफरेंस जो है यह वो है क्या, √2। ठीक है। अब आगे आते हैं, चलिए, हमसे कॉमन डिफरेंस पता चल गया, और ये पहला फर्स्ट टर्म तो यही है। हमसे 10th टर्म पूछा था। ठीक है ना। तो T10th क्या हो जाएगा, T10th हो जाएगा हमारे पास √2 प्लस 10 - 1, यानी 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, हमारा कॉमन डिफरेंस √2 थोड़ा सा इधर। अब ध्यान से इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, तो ये आएगा हमारे पास 10 √2। इसको यदि रूट में ले जाइएगा तो ये अंदर जाएगा तो 100, तो √200 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी कोई नहीं जनरल फार्मूला, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोग को 3rd लेक्चर में भी शायद करवाया था। अभी ये हुआ, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द कंजिक्यूटिव टर्म्स, ये जो तीनों टर्म्स दे रखा है हमारे पास क्या है, 2k + 1 3k + 3 और 5k - 1। क्वेश्चन ये कह रहा है कि के का कौन सा वो वैल्यू रखे ताकि ये जो है ये एक तीनों टर्म एक कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी बन जाए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें एपी का जो मूल रूप सिद्धांत था, फ्रॉम बेसिक स्क्रैच से ये क्वेश्चन है कि एपी का बेसिक सिद्धांत क्या था, कि कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी उठाओ, उसमें से बाद वाले टर्म्स में से पहले वाले टर्म्स को घटाओ। यदि इफ वी सेलेक्ट दिस दो टर्म, तो बाद वाला ये टर्म हो, यानी 3k + 3 माइनस 2k + 1, को भी दो कंजिक्यूटिव उठाओ, उसका डिफरेंस हमेशा सेम आता था, यही था। तो 5k - 1 3k - 3 ये सेम आना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं, 3k - 2 के यहाँ k + 2 = 5k - 1, ये यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। ठीक है। तो 2k - 1 +3 + 2, ठीक है। तो ये गया, 2 से 2 तो चला गया, तो k = 0, 0 वैल्यू पुट कर दीजिए k का। और अगर 0 वैल्यू पुट कीजिएगा, नहीं सॉरी, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि k का वैल्यू 0 पुट करने से काम नहीं बन रहा है, तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों होंगे, देख लेते हैं एक बार। सॉरी, यही तो ये 3k + 3 है ना, 3k + 3 है, तो ये -3 यहाँ पर गड़बड़ हो गया। यहाँ पे जो होगा वो हमारे पास -4 होगा, और ये -4 होगा, तो ये हमारे पास, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे k का वैल्यू जो होगा वो कुछ ये आएगा, k = 6, k = 6 आएगा। अब देखिए 6 पुट करके देख लीजिए, 13 21 29, साफ साफ दिख रहा है कि एपी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, क्योंकि सब क्वेश्चन में भी कुछ समझाने लायक है नहीं। फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम इंड ऑफ द, सेम वही क्वेश्चन है कि हम 9th टर्म में, मतलब जो मैंने इस क्वेश्चन में समझाया था, इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने टाइम दिया था। हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था उसी में मैंने लास्ट टर्म से कैसे एपी निकाला जाता है वो समझाया था। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग जो है वो घर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन को आप लोग घर से जो है वो ट्राई कीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन मैंने बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली। क्या करा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर कंजुगेटिव टर्म्स। अभी जस्ट खेल दीजिए ये क्वेश्चन, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है वो भी, तो उसको भी मैंने समझा रखा। ये सब क्वेश्चन को आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा फॉर श्योर, ताकि आप लोग को जो है कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर के प्रति। एक बात बता दें, क्लास 10th में जनरली बच्चों को रियल नंबर बहुत आसान लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इजी चैप्टर यही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना फिक्स है 8 से 9 नंबर का, और इजी आना फिक्स है, ये बात ध्यान रख लीजिए। तो इसको अगर सहूलियत से सीख लीजिएगा, इस चैप्टर में माहिर हो जाइएगा, तो आपको बोर्ड एग्जाम में मैथ में 10 मार्क्स आप फिक्स कर लीजिएगा अपने लिए, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 3, देन ए 15 माइनस है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, अगर देखिएगा डी हम लोग को दे दिया है 3, कॉमन डिफरेंस दे दिया है 3, हमसे पूछा इसको इस तरह से लिखा है, लिखने में यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया, A9 ये पूछा है, मतलब कि फिफ्थ टर्म ऑफ AP माइनस 9th टर्म ऑफ AP क्या होगा, ठीक है। कोई नहीं, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि A15 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 14D माइनस A प्लस 8D, इसको लिख सकते हैं 9th टर्म ऑफ एन AP को। ये क्या है, फर्स्ट टर्म। अब इसको अति कीजिएगा तो ये शायद 6D बच रहा है, ये जो है वो 6D के बराबर आ रहा है। अब 6D का वैल्यू दे रखा है 3, तो 6 इंटू 3 हमारा क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 30 नहीं, तो हमारा हो जाएगा 18 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द 25th टर्म ऑफ द AP। 25th टर्म ऑफ द AP क्या होगा, T25 निकालना है। ये क्या है हमारे पास, सिंपल, वही मैं बार बार कर क्या रहा हूँ सारे क्वेश्चन में, दिया क्या क्या हुआ है, निकालना क्या है, उसके हिसाब से फार्मूला लगा रहा हूँ। सिर्फ ये चैप्टर का खास बात ये है कि फार्मूला से बाहर क्वेश्चन आता कम है, बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि फार्मूला से बाहर क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, अच्छी अच्छी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन आता बहुत कम है बोर्ड में, ठीक है। अब ए है -5, डी हमारा, इसमें एक कुछ गड़बड़ी है, हाँ कुछ गड़बड़ी ये है कि ये जो AP है ना वो कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, यहाँ पर ही ये जो स्लैश है यहाँ पे आना चाहिए था सभी जगह, यहाँ पे ये 5/2 है, -5/2 है, और ये 5/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे D दिख रहा है साफ साफ, -5 से -5/2, तो D जो है वो अब घटा कर अगर देखिएगा, D अगर निकालिएगा -5/2 माइनस माइनस 5, तो क्या आ जाएगा, ये 5/2, ठीक है। D 5/2 है, वो निकालना क्या है, T25। बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस साल के बोर्ड एग्जाम में भी AP का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही हल्का आया था, और बच्चे गलत करके आए थे, ना आप लोग बिलीव नहीं कीजिएगा, बच्चे गलत करके आए थे, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आते हैं आप लोग, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग वही गलती करें जो इस साल के बच्चे करके आए और घर पे आके पछताए कि इतना इजी क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो आके देखते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला T25 का क्या हो जाएगा, -5 फर्स्ट टर्म प्लस n, क्या 25 सब निकालना है, तो -1, D क्या है 5/2, कोई दिक्कत ना, तो -5 इसको 24 2 से करेगा तो 12, इसको इसको कैंसिल करने पर 12 आएगा रिजल्ट, 12 × 12 5 60 60, ठीक है। 12 5 60 60 -5 तो 55 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी तरह क्वेश्चन मैंने ऊपर करवाया है, तो ये भी आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा, और आप लोग घर से ट्राई ऑप्शन भी दे दिया मैंने, इसमें से कोई एक आंसर होने वाला है, चलिए। तो ये क्वेश्चन भी जो है आप लोग घर से करके आइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही सेम वही कॉन्सेप्ट, 10th नंबर भी, इससे पहले 9th, बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके का, सेम इसी का यही कॉन्सेप्ट लगेगा। और आप लोग एक और चीज़ देख सकते हैं कि रिपीटेटिव क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट, इस पर यही कॉन्सेप्ट लगेगा, और इस तरह क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्व कराया था, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मैं रिपीटेटिव क्वेश्चन बाहर इसलिए लाया हूँ ताकि आप लोग ट्राई करें घर पे, ना कि मैं ही सबको सॉल्व करूँ, क्योंकि मैं तो सॉल्व कर ही दूँगा, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। हाँ, चलते हैं देखते हैं आगे क्वेश्चन।
If the nth term of an AP is 2n plus 1, then sum of its first three terms is, then sum of its first three terms is, कह रहा है कि अगर nth टर्म आपका 2n प्लस 1 है तो पहला 3 टर्म का निकाले। देखिए टी एन को हम लोग को दे रखा है, टी एन इज इक्वल, इस तरह क्वेश्चन शायद मैंने आप लोग को करवाया है कभी, टी एन प्लस, थर्ड लेक्चर में आई थिंक यहाँ याद आ गया, टी एन प्लस 1, टी एन जो है 2n प्लस 1 है, तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म निकालना इजी, बहुत ईजी। अब एन की जगह 1 पुट करेंगे तो टर्म 1 आ जाएगा, टर्म 1 टर्म 3 आ जाएगा। टी की जगह 2 पुट कर, एन की जगह 2 पुट करेंगे तो टर्म 2 इंटू 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। टी की जगह 3 पुट कर देंगे एन की जगह तो 2 इंटू 3 7 आ जाएगा। इस दोनों का एपी हमसे पूछा था, साफ साफ दिख रहा है T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल्स टू 15 आ रहा है। अब देखिए ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड की वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल ली। अब आप लोग एक डायरेक्ट मेथड कर सकते थे, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड क्या कि एक्चुअली में क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो यही मेथड सही है, उसे कोई हटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक डायरेक्ट मेथड जो मैंने आप लोग को एक मतलब इससे अगर भयानक टर्म्स आएगा तो उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा, और ये नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे याद आया जो कि आप लोग को सीखना चाहिए। आते हैं और इस तरह का क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, सिंपल सा इस तरह क्वेश्चन, इसको भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करवाऊँ। हाँ देखिए इस तरह क्वेश्चन बताया, देखिए सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। अब देखिए इसमें बहुत बच्चा क्या करेगा, टाइम लेगा, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, हर एक क्वेश्चन को आप लोग को यही करना है, वीडियो पॉज, खुद से ट्राई, नहीं बन रहा सॉल्यूशन देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं, सो देखिए ऐसे, ये नहीं कि हम बता रहे हैं और आप देखते जा रहे हैं एक फ्लो में, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 और नेचुरल नंबर्स बताना है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को इसका बताया था कि सम ऑफ, डायरेक्ट बताया था, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का डायरेक्ट रिजल्ट बताया था ना, डायरेक्ट रिजल्ट बताया था कि ये एन स्क्वायर के बराबर होता है। तो कितना का निकालना है, कितना निकालना है, फर्स्ट 20 तो 20 का स्क्वायर 400, इसका आंसर हो जाएगा। अब वही बच्चा जो नहीं सॉल्व किया होगा तो कैसे सॉल्व करेगा, अच्छा ऑड नंबर बोला है, स्टार्ट 1 से होगा, 3, ये हो गया सॉल्व। अब दूसरा मेथड बता रहा हूँ, 3 5 7 डॉट 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 डॉट, ठीक है। लास्ट टर्म क्या आएगा, 20 टर्म्स निकालना है, नहीं पता, ठीक है। ए कितना है 1, डी कितना है 2, तो S20 पूछा है, तो S20 जो है वो आएगा मेरे हिसाब से, क्या, N20/2 इंटू 2A, तो 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, और डी यहाँ देखेंगे तो 20 माइनस 1 तो 19 इंटू 2 2 30 48 आ रहा है, तो 20 इंटू 40 आ रहा है, सॉरी, तो 20 इंटू 20 देखिए ये भी 400 आ गया, ऐसी बात। अब ये अब यहाँ पे आप लोग को पता चलेगा कि डायरेक्ट रिजल्ट का क्या फ़ायदा था। मैंने आप लोग को डायरेक्ट रिजल्ट क्यों बताया, तो रिजल्ट याद रखने के लिए मैंने आप लोगों को क्यों कहा था। ये क्वेश्चन देखते ही आंसर 400, और जो बच्चा इतना टाइम लगाएगा उससे आप कुछ 30-45 सेकेंड एक्स्ट्रा बचा के निकल जाओगे, और जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उस पर वो 30-45 सेकेंड्स बनाने के लिए आप देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रिजल्ट वहाँ पर फ़ायदा करता है। इस तरह क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को सॉल्व करवाया, सेम क्वेश्चन इसी तरीके का, कॉमन डिफरेंस दे दिया, 820 इसी तरह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया है ऊपर में। कहाँ गया, कहाँ गया, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा, ये नहीं, ये देखिए कॉमन डिफरेंस दे दिया, कुछ दो टर्म्स के डिफरेंस पूछ लिया, तो वही बात यहाँ भी है, तो आप लोग इसको घर से ट्राई कीजिएगा, इसको भी आप लोगों को घर से ट्राई करना है, ठीक है ना। मैंने इस तरह का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ 830 माइनस 820, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इसमें बच्चा क्या क्या करेगा, गलती नहीं, टाइम, गलती तो होने का कम चांसेस, इजी क्वेश्चन है, टाइम कहाँ कंज्यूम करेगा। आप लोग को टाइम कंज्यूमेशन क्वेश्चंस, हर एक अलग अलग क्वेश्चंस पे क्वेश्चन के हिसाब से टाइम देना, ये नहीं कि इजी क्वेश्चन है उसको हार्ड मेथड से बनाने लगे हम, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द मेथड दैट इज शॉर्टेस्ट एंड ये शॉर्ट, छोटा, सही, छोटा और सटीक मेथड आप लोगों को बस फाइंड करना है, ठीक है। 2 और 7 हो, ठीक है, तो इसमें साफ साफ ए दिख रहा है हमारे पास 2, डी हमारे पास 5, ठीक है ना, 7 माइनस 2 5, ठीक है, डी 5 है। अब बहुत बच्चा क्या करेगा, T30, A30 मतलब वही 13th टर्म निकालना, 13th टर्म 2 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 5,
और सही बोले तो मैं जब पढ़ता था, मैंने जब ये चैप्टर बनाना स्टार्ट किया था अपने टाइम में, तो मैं भी पहले बार इसी तरह से गया था, और मेरे टीचर जो थे वो मुझे बोले कि देखो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है, तो मैं सोचा। उसके बाद से मैं हर एक मैथ के क्वेश्चंस में मैं बना लेता था एक बेसिक मेथड से। उसके बाद सोचता था कि कैसे मैं ये इससे सरल और इससे आसान मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं, सोचता था ताकि। और उस सोचने से हमको फ़ायदा ये मिला कि मुझे एक क्वेश्चंस के सॉल्व करने का अलग अलग मेथड पता चलने लगा, और साथ साथ आसान मेथड पता चलने लगा। इसलिए बोलते हैं कि मैथ इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग एबिलिटी। मैथ में आप लोग को सोचना अगर आ गया अच्छी तरह से, मैथ में आप लोग कर लो जाओगे। ठीक है, 2 + 30 - 29 इंटू 5 तो 145, तो ये 147 आएगा। ऐसे करेगा, T20 निकालेगा, 20th टर्म। यहाँ पे बहुत बच्चा कन्फ्यूज होगा। A30 का मतलब है 13th टर्म, और इसका मतलब है 20th टर्म। मैं टी के टर्म्स में जानना लिखता हूँ, इसलिए ऐसे लिख रहा। T20 था 2 + 20 - 1 इंटू 5, दैट इज गोइंग टू बी 19 5 जा 97। अब बहुत कुछ यहाँ घटाएगा, T30 - T20 इज इक्वल्स टू, घटाएगा 50, आंसर आएगा। ऐसे करेगा। अब बहुत जो बच्चा चालाक होगा वो यहीं पर हिसाब साफ देखा, D5 है, ठीक है। ये T30 - T20 करना है। यहाँ पर देखो दूसरा मेथड, ये मेथड हो गया मेथड नंबर 2। T30 - T20 करना था, ठीक है। तो यहाँ पे T30 को क्या लिख सकते हैं, A + 29D, और T20 को क्या लिख सकते हैं, -A + 19D, 19 डी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए, लिखिए ताकि आप लोग को 19D। अब ध्यान से देखिए ये क्या रहा है, 10D। डी क्या है हमारे पास, डी हमारे पास 5 है, डायरेक्ट पुट कर दीजिए 10 × 5। अब यहाँ पे हम लोग कहाँ जरूरत पड़ा यहाँ पे निकालने का, T30 निकालो, T20 निकालो, फिर घटाओ। डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। आई होप आप लोग को दोनों मेथड समझ में आया होगा। अब क्या है ना, इफ यहाँ पर an का मतलब है ऐसा कुछ लिख रखा है, बार बार टाइपिंग मिस्टेक हो गया शायद, an ऐसे लिख रखा है। इट मीन्स कि nth टर्म बताओ। अगर D5 है, n का वैल्यू 5 है, यानी A5 बताना है, देन वैल्यू ऑफ A इज A5 है। ए का वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, एन का फार्मूला अगर लिखा जाए तो क्या होगा, ए को फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखिए, A5 है, और एन जो है 0 है, यानी A5 0 है, दे रखा है। A5 0 है, दे रखा है, ये 0 के बराबर है। और ए हमारा निकालना है, प्लस एन कितना है हमारे पास 5, तो 5 - 1 इंटू, और डी है -2, तो 4 - 2। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि डी का जो वैल्यू है, यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि डी का वैल्यू 8 आने वाला है। सॉरी, डी नहीं निकालना, ये ना, इसको कीजिए कॉपी, यहाँ कीजिए पेस्ट, खत्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। हाँ, क्या इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज 2m², ये ऐसा कुछ लिख रखा है, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। कुछ ऐसा लिख रखा है 2m² + 3m, ऐसा लिख रखा है, ठीक है। बहुत सॉरी, बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक हो गया उसके लिए। तो व्हाट इज इज सेकेंड टर्म, यानी T2 हम लोग को क्या फाइंड करना है, सेकेंड टर्म यानी T2 फाइंड करना है। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन मार्क सही से बनाओ, ठीक है। अब यहाँ देखो समेशन ऑफ फर्स्ट दे रखा है, एस एन हम लोग को दे रखा है, एस एम दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स क्या है, इसको क्या है, बिना काम के दोबारा लिखे, एक बार लिख लिए, कॉपी कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। ये दे रखा है। तो अच्छा एक बात कीजिए, मैं आप लोग को यदि बोलूँ कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म आप लोग देखिएगा तो T1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि उसमें एक ही टर्म है, उसी का एडिशन, जैसे स्टार्टिंग में बोले 2 का सम क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 2 ही होगा ना। तो S1 और T1 हमेशा बराबर होगा। ये बात को आप लोग गांठ बांध कर लिख लीजिए, ये बात को आप लोग क्या कीजिए, गांठ बांध कर लिख लीजिए। ये बहुत बार आएगा आप लोग के काम, ठीक है ना, बहुत बार।
सॉरी यार, ये बहुत बार काम आने वाला ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम लोग यहाँ से आसानी से S1 कैलकुलेट कर सकते हैं, तो S1 क्या है, S1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इन का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, ये आएगा। तो 2 + 3 5 आएगा, यानी S1 और T1 हमारे पास सेम है, T1 इज इक्वल टू 5। अच्छा, यहाँ पर यदि S2 लिखा जाए तो S2 का मतलब क्या होता है, पहले दो टर्म का सम, यानी T1 + T2 ये होता है। तो S2 अगर हम लोग जाहिर सी बात है आराम से निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस। S2 को हम लोग यहाँ से अगर इसको फिर से यहाँ कॉपी किया जाए, यहाँ पे S2 हमारे पास क्या हो जाएगा, SM ये है। तो यहाँ पर M की जगह हम लोग अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो M की जगह हम लोग इंटू 2 का स्क्वायर और M की जगह इंटू 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे, और तो 4 2 8 और 6 14, S2 क्या आ गया हमारे पास 14। और S2 किसके बराबर होगा, क्योंकि पहला दो टर्म का सम यानी T1 + T2, तो T1 + T2 इज इक्वल्स टू 14 के बराबर होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हार्ड है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। अब T1 का वैल्यू मैंने हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था 5 आया, तो यहाँ पे T2 का वैल्यू क्या होगा 14 - T1, और T1 का वैल्यू मैंने हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया 5 आया, तो 14 - 5 9। चलिए मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स जो है वो 2m² + 3m के बराबर है। फर्स्ट m टर्म्स, तो m कैन बी एनीथिंग, एनी होल नंबर 1 2 3 4, ठीक है, एनी नेचुरल नंबर, सॉरी। तो मैंने बोला SM ये है, ठीक है। तो SN1 और T11 सेम होता है, क्यों, क्योंकि एक ही टर्म है, उसी को ऐड कर रहे हैं। 2 है, बोले कि इसका जोड़ क्या है, तो 2 ही होगा ना, इसमें कोई चौराने वाली बात तो है नहीं, ठीक है। अब 2 × 1² S1, इस हिसाब से m का वैल्यू 1 पुट करने पर S1 आ जाएगा। S1 T1 के बराबर है, तो T1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर 5 है, ठीक है। मैंने बोला S2 मतलब क्या होता है, S2 का मतलब क्या होता है, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो फर्स्ट टू टर्म है T1 + T2, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो S2 इज इक्वल्स टू, उसी फार्मूला में मैंने हम लोग जो दे रखा था SM इज इक्वल्स टू 2m² + 3m, उसमें हमने पुट कर दिया S2 का वैल्यू 2, M की जगह 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 14 आ गया। अब यहाँ S2 का मतलब T1 + 2, तो T1 + T2 पुट कर दिए, और T1 का वैल्यू इससे पहले निकाल रहे थे 5, तो उसको वैल्यू यहाँ पुट कर दी, वो हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है सारी। ये जो है हमारे पास ये AP का स्क्वायर है प्लस BP है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा की वजह यहाँ पे जो है ये चीज़ लिख रखा है। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग इसको घर पे ट्राई कीजिए, बस उसमें वेरिएबल्स दे दिए ए 4 5 8 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे भी कुछ मिसिंग है, ये जो स्लैश है ना, स्लैश मतलब ये ऐसा लिख रखा है, ये 4/5 A और 2 है, 4/5 A और 2, इसका क्वेश्चन मतलब ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, A का वैल्यू बता। तो जाहिर सी बात है A माइनस, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव टर्म है तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा, एक AP है, एक AP का 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, तो A - 4/5 इज इक्वल्स टू 2 - A, तो 2A इज इक्वल्स टू 2 - 4/5, लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो A इज इक्वल्स टू 6/2 × 5 यानी 3/5। A इज इक्वल्स टू 3/5। 1 सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा है, ये प्लस होगा, ये 14 हो जाएगा, तो 7/5 आएगा, वही तो क्या गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर ये प्लस होगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7/5 आंसर, ठीक है। 20 नंबर, इस तरह क्वेश्चन ऊपर करवा रखा है मैंने।
पर करवा रखा है। ये सब क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और घर पे ट्राई कीजिएगा पक्का, श्योरली। द फर्स्ट टर्म एफ इज पी एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज क्यू, फाइंड इट्स 10th टर्म। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, हाँ ये इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, और इसमें बच्चा कहाँ गलती करता है मैं आके उस स्टेप पे आपको ये पॉइंट आउट करूँगा कि इस स्टेप पे बच्चा जनरली बहुत ज़्यादा गलती करता है। चलिए आगे देखते हैं। विच टर्म ऑफ सीक्वेंस की पहला निगेटिव टर्म क्या है, देखिए तो ए जो है वो हमारे पास है 114, ठीक है, और डी कितना है, डी देखिए तो डी 109 माइनस 114 यदि करेंगे दैट इज गोइंग टू बी -5। डी हमारे पास क्या आएगा, -5, ठीक है। अब यहाँ पे डी -5 आया तो जाहिर सी बात है निगेटिव टर्म, अच्छा मान लीजिए nth टर्म जो है निगेटिव टर्म है, सबसे पहला यानी 0 से छोटा होगा निगेटिव टर्म है, इट मीन्स, ठीक है। अब तो हाँ ए प्लस, तो इसका फार्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी इज लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू पता है हम लोग के पास, ए का वैल्यू है हमारे पास 114 प्लस n-1 और डी है -5 लेस देन 0, तो n-1 इंटू -5 लेस देन इज इक्वल टू 1 -114 आएगा। तो यदि सही से लिखे तो -144 आएगा। अब एक सीधा सीधा एक बात बता रहा हूँ मैं आप लोग को इसको, और इसके नेक्स्ट स्टेप पे बच्चा गलती करता है, और उस नेक्स्ट स्टेप को इधर थोड़ा सा रफ में समझो, ना समझना है, उसके बाद उस क्वेश्चन में फिर से जाते समझो क्या क्या समझना है ना, कि जैसे मान लीजिए हम लोग बोले 4 इज ग्रेटर देन 2, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 6 इज लेस देन 4, ये भी सही स्टेटमेंट है, कोई गलत नहीं। अगर मैं इस दोनों को इस इक्वेशन में इसमें यदि क्या करता हूँ मैं -2 से डिवाइड कर देता हूँ, क्या करता हूँ -2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आएगा, अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा -2 ग्रेटर देन -1, -2 इज ग्रेटर देन -1, ये साफ साफ गलत है, ठीक है ना। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था -1 इज ग्रेटर देन -2, लेकिन इसमें -2 डिवाइड करने से ये आ रहा है। इसमें यदि हम लोग माइनस इसमें यदि हम लोग इंटू कर दे, इंटू का साइन लग नहीं रहा है, इंटू कर दे -1 से, तो ये हो जाएगा -6 लेस देन -4, गलत। निगेटिव में जितना बड़ा नंबर उतना ही छोटा नंबर होता है, बचपन में सिखाया गया था। तो होना ये चाहिए था -4, एक सेकेंड, माइनस, ये तो पहले ही से गलत लिख रखा है, मैं भी ना गलत, 6 इज ग्रेटर देन 4 ये लिखा होगा। तो इसको यदि सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर ही ये लिखना होना चाहिए था, एज ए पर क्वेश्चन ये होना चाहिए था ऐसा कुछ, ये लेकिन ये -6 -4 से छोटा होता है, तो होना ये चाहिए था, होना ये चाहिए था, लेकिन हो ये रहा। इसलिए जब भी इनइक्वालिटी में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, या तो इसलिए एक पॉइंट लिखना है आप लोग को, यहाँ पर एक पॉइंट लिखिए, जब भी इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी में हम लोग निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, क्या है लिखे पूरा भाई, मल्टीप्लाई या स्लैश डिवाइड करते हैं, देन ये पॉइंट याद रखना है आप लोग को, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी
साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो ना किसी भी इनइक्वालिटी में या डिवाइड करो दोनों तरफ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, यदि मुझे सॉल्व करना है तो दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ ना मैं, इस इक्वेशन के दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ साइड इनइक्वालिटी बाई -5। तो ये n-1 डिवाइडेड बाई -5, यदि इधर करूँगा -5 से डिवाइड और इधर करूँगा -144 डिवाइडेड बाई -5। अब -5 से डिवाइड करने के बाद यही इनइक्वालिटी के साइन यहाँ मत रखिए, यहाँ इस इनइक्वालिटी के साइन को आप लोग क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, ठीक है ना, उल्टा कर दीजिए। मतलब यदि लेस देन है तो ग्रेटर देन है तो लेस देन, ठीक है। तो ये -5 और ये -5 तो गया काम से यहाँ से, और इसको अगर माइनस माइनस ये भी चला जाएगा तो 5 के बारे में 2, इसको काटिएगा तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा, 28 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से यहाँ पर समथिंग है 28 पॉइंट समथिंग। तो एन का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 29 पॉइंट समथिंग, यानी एन का वैल्यू 29 से तो बड़ा होगा। तो 29 से जस्ट बड़ा देखना है तो एन का वैल्यू 30, जस्ट बड़ा 29 पॉइंट समथिंग से जस्ट बड़ा 30। तो हमारा 30th टर्म जो होगा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट ये कह रहा है, ये तो समझो है। समझाने के लिए मैंने बताया था, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ लेकिन छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि ये जगह बिना काम के छेके हुआ है। ये जो है जगह बिना काम का छेक रखा है, जिससे कि दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा जगह की कमी हो रही है, दिक्कत नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों चेंज हुआ आप लोग को मैंने समझाया, ठीक है। अभी ये जो आ गया हमारे पास, ये जो है अब थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, और इसमें आप लोग क्या करना है, इस सारे क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा फिर से, और अभी फिलहाल वीडियो पॉज, क्वेश्चन ट्राई, देन सी सॉल्यूशन। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिए। वैसे मैंने ईजिएस्ट वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है, अगर बोला जाए तो। क्या करना है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स दैट आर लेस देन 100। सबसे पहले तो 100 से छोटा होना चाहिए और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो और नेचुरल नंबर, अब बोले सर माइनस, अब जैसे मैं लिखना एक मैं जब एक बच्चा को पढ़ा रहा था तो उसका डाउट क्या है सो देखिएगा। बोला कि सर मैंने जैसे ही देखा क्वेश्चन, मैंने बोला कि पहला जो टर्म होगा 4 से डिवाइड होगा। तो बच्चे बोला सर -8 क्यों नहीं होगा डिवाइड, -8 भी तो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्यों नहीं लेंगे। तो इसलिए बोला जाता है क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़िए, वो नेचुरल नंबर बोला है, -8 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग का जो होगा सबसे पहला जो 4 से डिवाइड होगा 4, फिर 8, फिर 12, ऐसे करते करते 100, 100, लेस देन 100 बताना है, 100 भी नहीं, लेस देन 100। हाँ 100 से छोटा, ठीक है। तो 100 से छोटा क्या होगा 96 जो डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसका सम निकालना है तो साफ साफ दिख रहा है, फर्स्ट टर्म 4, तो सम निकालना है तो अब देखना है, अब ये देखने वाली बात यह है कि टोटल टर्म कितना है। तो टोटल टर्म का निकालने का कुछ जरूरी नहीं है, जो जरूरी है अगर देखा जाए तो 96 टर्म क्या होगा, टी एन इज इक्वल्स टू 96 है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए। तो a प्लस एन माइनस ए प्लस एन क्या है, एन तो निकालना ही है, डी क्या है 4 इज इक्वल्स टू 96। यदि ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एन का वैल्यू जो है इसको सॉल्व करने के बाद 24 आएगा। तो सम निकालना है तो सम निकालने के लिए 24/2 n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 4 + 96 एंड दैट इज गोइंग टू बी 2 के पावर में 12, 1200 क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह का क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जाएगा, कम से कम 5-6 बार पूछा जा चुका है जब से भी बोर्ड स्टार्ट हो रहा हो। कह रहा है कि टी सेवेंथ टर्म 7 times the seventh term of an AP is equals to 11 times the 11th term of an AP, then T 18th टर्म पूछा है, 7 times the 7th term is equals to 11 times the 11th term, यानी 7 times of T7, क्वेश्चन ये कह रहा है 11 times of T11 इक्वल है
क्या है, इक्वल है। तो आप लोग को बताना है T18, ठीक है, इक्वल है। तो T7 को A+6D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 × T11 को A+10D लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 7A + 11A क्या हो जाएगा, 4A, सॉरी 7A + 42D इज इक्वल्स टू 11A + 110D। उसने से मल्टीप्लाई किया, तो इधर आएगा तो 4A, 42 जाएगा तो और 110 में से 14 गया तो सॉरी 110 में से 7 आएगा तो 70 में से 2 जाएगा तो 68, तो -68D इज इक्वल्स टू 4A। यानी हमारे पास A किसके बराबर आया, -17D, -17D। यानी इधर इससे तो A + 17D इधर लिखेंगे, और A + 17D को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, A + 17 को 18 - 1 × D 0, तो ये क्या आ जाएगा T18, ठीक है ना। T18 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, ठीक है ना, यानी 0। अब इस तरह क्वेश्चन इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये भी बच्चे जनरली याद ही कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है तो खत्म, एक बार में देखते ही खत्म कर लेना है। तो इसी के बेसिस पे मैं एक रिजल्ट बताना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को एक रिजल्ट बताता हूँ जो कि आप लोग कोशिश कीजिएगा याद रखने का, ताकि आप लोग को देखिए मैंने अभी बिना कुछ ये किए मैंने सब समझा दिया, ठीक ना, ये बिना रिजल्ट याद करवाए, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर ये देखिए कि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट पे आप लोग को याद करना है। अब रिजल्ट का फ़ायदा आप लोग को बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि कितना बार मैंने आप लोग रिजल्ट का फ़ायदा बता दिया। तो रिजल्ट ये है कि जब भी कुछ ऐसा दिखे m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म इज, ये s और 2 लिखने में बहुत दिक्कत होता है इसमें, इज इक्वल टू n टाइम्स the nth term रिजल्ट है, देन Tm + n, नहीं Tm + nth टर्म इज ऑलवेज विल बी 0 के बराबर। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है ना। ये भी क्या आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, और इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना। फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 and 500 आर डिविजिबल बाई 8, ना, मतलब 200 और 500 के बीच में 8 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे। चलिए कोई नहीं, देखिए तो इसमें जो इसका जो एपी, ये भी एपी ही बनता है। पहला टर्म जो है आपको बाई ऑब्जर्वेशन, जैसे 200 क्या 8 से डिविजिबल है, 200 8 से डिविजिबल है, तो 8 2 जा 16, 4 25 टाइम्स में डिविजिबल है। लेकिन बिटवीन बोला 200 और 500 को, 200 नहीं ले सकते हैं, 200 नहीं ले सकते क्योंकि बिटवीन बोला है ना, इसके बीच में, इसको इंक्लूड नहीं करना है जब तक बोले नहीं कि इंक्लूड करके। 200 है तो 200 डिविजिबल है, तो 208 विल बी द फर्स्ट, इस दोनों के बीच में जो डिविजिबल होगा। उसके बाद क्या होगा, 216 लेस लेस लास्ट टर्म। अब फिर से देखिए 500 डिविजिबल है क्या, तो इट्स नहीं 500 नहीं है, 5, अच्छा देखिए 500 डिविजिबल कब होता है, 500 8 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 8 6 जा 48 बचेगा 2, 8 3 जा 8 2 जा 4 बच जा रहा है, तो 496 आई थिंक डिविजिबल है। 496 लास्ट टर्म क्या होगा डिविजिबल इधर में, इसमें 496 यदि देखा जाए तो 8 6 48 बचेगा 1, 62 टाइम्स में डिविजिबल। सो 8 से डिविजिबल होने वाला लास्ट टर्म क्या होगा इसका, 496। अब इसमें आपको बताना क्या है कि ये केपी बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो इसमें टोटल टर्म्स निकाल लीजिए, टोटल टर्म्स कितने होंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। वही तो पूछा है कि कितने 8 से डिविजिबल होने वाले इस दोनों के बीच में, तो मैंने देखा कि पहला कौन हो रहा है, फिर आखिरी कौन हो रहा है, और बीच में एक दो देखा तो देख रहा है कि एपी बन रहा है, ठीक है सॉरी, बीच में देखा कि एक एपी बन रहा है, ठीक है। अब एपी बन तो रहा है,
तो अब हमको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो कितने टर्म से आराम से निकाल सकते हैं। टी एन इज इक्वल मान लेते हैं तो टर्म 496 है, तो टी एन क्या हो जाएगा, एन तो निकालना ही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 496। ठीक है, अब ए का जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 208 प्लस एन कितना होगा हमारे पास निकालना है, माइनस वन डी कितना है 8 इज इक्वल्स टू 496। अब 208 उसमें से लेके हटाएंगे तो 496 में से 200 जाएगा, तो 296 और 296 में से 8 जाएगा तो 288, तो एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 288/8, तो 8 3 जा 24, 8 6 जा 38, तो एन इज इक्वल्स टू 37। यानी टोटल 37 टर्म ऐसे हैं, यानी टोटल 37 टर्म्स इस 200 और 500 के बीच में ऐसे हैं जो कि यह 8 से डिविजिबल है, और आप लोग को वही निकालना था। धन्यवाद। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन अब देखिए इस तरह क्वेश्चन ही है, अभी इस तरह क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, कहा गया ओ भाई, हाँ यहाँ पे विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन, एक एपी दे दिया, बोला कि इसका पहला निगेटिव टर्म कौन है, तो इसको तरह इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया। अब सॉल्व कीजिए, फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, यहाँ ध्यान से 2 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 7, यानी हमको कहाँ तक जाना है, 10 से स्टार्ट करना है और 99 के 20 तक बताना है कि 7 से डिविजिबल होने वाला कितना नंबर है। तो सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो साफ साफ हमको दिखता है कि वो 14 होगा, क्योंकि 2 डिजिट चाहिए, 7 हो सकता है लेकिन 2 डिजिट चाहिए इसलिए, तो 14 होगा। ठीक है, अब 14 होगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये 14 का 21 स्लैश स्लैश लास्ट टर्म क्या होगा 99 से पहले, 98 आई थिंक डिविजिबल होता है 7 से, 14 7 जा 7 28, हाँ 14 7 जा 98 आता है। ठीक है, ये हमसे पूछा कितना टर्म, तो लास्ट टर्म फिर से पता है, और इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया अभी, जस्ट इसी तरीके का है, ये इसी तरीके का है, तो आप लोग इसको भी घर से करके लाइएगा, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको जितने तरीके वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं उसको सॉल्व कीजिएगा, इसको भी घर से सॉल्व कीजिएगा, है ना। टी एन इजिकल्स टू 98, यहाँ से एन का वैल्यू निकाल लीजिए, वही हमारा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। अब ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि ये जो लिख रखा है ना ये चीज़, वो कुछ ऐसा लिख रखा है, बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक है भाई, एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर ऐसे लिख रखा है। ठीक है, अगर बोला कि इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट m टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ एन AP is m square n square, then show that the ratio of mth term and nth term is, देखो अब ध्यान से तो बोल रहा है कि sm/sn is equals to m² / n²। अब साफ साफ पता चल रहा है कि, अब देखिए एस एम एम स्क्वायर एस एन एन स्क्वायर है, ठीक है ना। अब ये कब होता है, तो साफ साफ दिख रहा है कि एस एम एम स्क्वायर हो रहा है, इट मीन्स कि इट इज सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, इट इज सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, तो टी एम क्या हो जाएगा, और टी एन दैट इज गोइंग टू इजली 2m-1 बाई, क्योंकि ऑड नंबर्स का लास्ट टर्म निकालना है तो 2n-1, क्योंकि ये ऑड टर्म्स का ही रेशियो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ये और टर्म्स के सम का रेशियो है, तो और टर्म्स के टर्म्स mth टर्म और nth टर्म का रेशियो यही होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। यदि इसको आप बेसिक से करने जाएगा ना तो बहुत दिक्कत आएगी आपको, ठीक ना। दिक्कत क्या आएगी, बेसिक से मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, तो डायरेक्ट मैंने समझा दिया, डायरेक्ट भी बच्चा एग्जाम में चाहे तो कर सकता है, और क्योंकि प्रूफ है तो मैं डायरेक्ट मेथड नहीं प्रीफर करता हूँ प्रूफ्स में। तो देखिए बेसिक, बैक टू द बेसिक्स, एस एम इज एम स्क्वायर प्लस एस एम क्या है हमारे पास ये, तो एस एम को क्या लिख सकते हैं, m/2 इंटू ए प्लस 2a प्लस m-1 इंटू डी। अब जो कि एक ही एपी है, दो अलग अलग एपी नहीं, ये बात भी ध्यान दीजिएगा, बाई n/2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m² बाई n², ये है।
इसको थोड़ा सा इधर लिखा जाए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो एक एम से ये स्क्वायर कैंसिल, एक एम से ये स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब यहाँ पर अगर एक बात देखा जाए तो यहाँ पर आएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m बाई n। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आगे देखा जाए कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई यदि किया जाए, यदि वी ट्राई टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2an प्लस एम एन डी माइनस एन डी इज इक्वल्स टू, इधर देखा जाए तो 2am प्लस एम एन डी माइनस एन डी, सॉरी एम डी, ये एम है, ये एम है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखें तो ये प्लस एम एन डी, ये प्लस एम एन डी कैंसिल हो जाएगा, 2an माइनस एन डी, ठीक ना, 2an माइनस एन डी इज इक्वल्स टू 2am माइनस एम डी। कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है। अगर ध्यान से देखा जाए इसमें तो इफ वी कैन डू समथिंग, यहाँ कॉमन ले सकते हैं क्या, एन कॉमन ले सकते हैं क्या, तो यदि एन कॉमन लेंगे तो ये होता है 2a माइनस डी, एम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2a माइनस डी, 2a माइनस डी तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ए माइनस एन इज इक्वल टू 0, तो एम और एन तो बराबर आ जाएगा, तो गड़बड़ हो गया ना, नहीं गड़बड़ कहाँ से हो, देखो 2a एन कॉमन लो, इधर लो तो एन माइनस एम, तो 2a इज इक्वल टू एन माइनस एम, इधर आएगा तो, और ए एन डी उधर जाएगा, फिर डी कॉमन लोगे तो एम माइनस, सॉरी एन माइनस एम इंटू डी, तो एन माइनस एम गया, तो डी इज इक्वल टू क्या आया, 2a। हमको निकालना है क्या है, यदि यहाँ पर इसको छोटा किया जाए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कवारा हो गया है, छोटा हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें ध्यान से इसको, यहाँ पे ऑल, ठीक है, यानी देखें a बराबर 2d, हमसे क्या पूछा है, टी एम, तो टी एम क्या हो जाएगा, टी एम कैन बी लाइक ये टी एम इज इक्वल टी एम बाई टी एन पूछा है, इसका रेशियो पूछा है ना, टी एम विल बी ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी है, तो डी की जगह हम लोग 2a लिख सकते हैं, बाई दिस बाई ए प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2a, दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो 2am माइनस 2a, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, मेरे हिसाब से मैं यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो रहा है पक्का, फिर भी करके देखिए 2am माइनस, देखिए अब यहाँ से अगर ए कॉमन ले लिया जाए, ए कॉमन लेके इसको सॉल्व कीजिएगा, ए कॉमन लेके तो साफ साफ आ रहा है 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बता दिया था, फिर बेसिक में कुछ नहीं किया, एस एम बाई एस एन का रेशियो दे रखा था, उसको किया, एस एम के लिए हम लोग ये फार्मूला, एस एन का फार्मूला लिख दिए, उस पर वैल्यू पुट किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ जो कैंसिल होता है कैंसिल किए, और फिर फैक्टराइजेशन, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था, फैक्टराइजेशन एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जो एक बार आप सीखिएगा काम हर एक बार आएगा। फैक्टराइजेशन इज जस्ट लाइक पैरासीटामोल ऑफ मैथमेटिक्स, बीमारी कोई भी हो पैरासीटामोल खा लो, ठीक है। अब यहाँ पर एक 7th नंबर क्वेश्चन जो है वो देखा जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ए पी 18, 16, 14 बी टेकन सो डैट देयर सम इज 0।
अब कितना टर्म बताया जैसे हमको दिखाना है एस एन इज इक्वल टू जीरो लाना है, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर ए 18 है, डी क्या है यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे डी तो 16 माइनस 18 इज इक्वल्स टू डी तो 2 आ रहा है, ठीक है। डी 16 माइनस 18 इज इक्वल्स टू डी 2 नहीं -2 आएगा। डी क्या आ रहा है यहाँ पे, डी यहाँ पे जो है वो -2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो एन बाई टू इंटू टू ए क्या है हमारे पास 18, तो 2a इंटू 18 प्लस एन माइनस वन इंटू -2 दैट शुड इक्वल्स टू जीरो। करते नहीं, तो ये 36, ये तो उधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, जीरो जाएगा, तो 36 प्लस एन माइनस वन इंटू -2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो एन माइनस वन इज इक्वल्स टू -36 डिवाइडेड बाई -2, तो 18 आएगा। तो एन इज इक्वल्स टू 19, तो 19 इस एपी के 19 टर्म को अगर जोड़ेंगे तो हमारा सम जो है वो जीरो आ जाएगा। If the fourth term of an AP is 0, prove that 25th term of an AP is 3 times the 11th term। कोई बात नहीं, फोर्थ टर्म जीरो है, T4 जीरो है, कह रहा है क्वेश्चन में फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स 11th। T4 जीरो है, सर T4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल्स टू जीरो, यानी यहाँ ये बोल सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू -3d। तो बात नहीं, अगर T25 बोलेंगे, T25 यदि निकालना हो तो क्या होगा, डायरेक्ट a प्लस 24d, ठीक है। a की जगह -3d पुट कर देंगे तो ये 20d हो जाएगा। और वहीं पे t कौन सा टर्म है, T11 यदि निकालना है तो a प्लस 10d, और a की जगह अगर -3d यहाँ से पुट कर दिए तो ये इट विल बी बिकम 7d। तो साफ साफ दिख रहा है कि T11 का 3 गुना है T25। प्रूव्ड, सिंपल। फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड। अब इस तरह क्वेश्चन मैंने ऊपर सॉल्व कराया कि इंड से टर्म निकाल लो, सॉल्व, डन। घर से कीजिएगा, उसको वीडियो पॉज करके निकाल लीजिए, ठीक है। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है तो यहीं तक रहने, इस सब क्वेश्चन को आप लोग, मैं एक बार ला रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन करके घर से ट्राई करके लाइएगा। मैं फिर से इस सभी क्वेश्चन को करवाऊँगा, जो क्वेश्चन बच गया, जो घर से करके लाने ही के लिए दिया था उसको मैं नहीं करवाऊँगा। यदि उसमें कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट डाउन कीजिए, मैं उसी को प्रॉपरली बताऊँगा। सारे क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करवाना ये दिक्कत का बात हो जाएगा। ये फोर्थ टर्म, अब देखिए सब क्वेश्चन वीडियो लंबा होने वाला है, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, घर से ट्राई कीजिएगा, फिर मैं आप लोग को ये इसको भी समझाऊंगा और बताऊंगा। ये बहुत सारा क्वेश्चंस लाया था मैंने सोचा था कि सारा क्वेश्चंस हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, जितना हुआ उतना अच्छा। उसके बाद आगे वीडियो पॉज, नोट डाउन, घर से ट्राई करके लाइएगा। ये रहा क्वेश्चन, नोट डाउन किया जाए। और कल तो 4 नंबर वाले भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें मजा आएगा आप लोगों को सॉल्व करने में। लास्ट क्वेश्चन था शायद, हाँ यस। तो एक सेकेंड, थैंक यू, एंड as I always say, keep studying, ठीक है। बाय बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते